हेलो मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का TWG के 10th एंड 12th वाले क्लास में तहे दिल से स्वागत है। और हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक को लेकर चल रहे थे। क्लास 10 वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जितने भी जहाँ पे भी यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक है उनको हम पढ़ा रहे थे। और यह क्लास छोटे छोटे पार्टों में जा रहा है। थोड़ी सी क्लास 2 से 3 से 4 क्लास हो लग सकती है, पर यह क्लास जो है आपको अगर बेहतर ढंग से यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ना है तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं। बिल्कुल जब नया चैनल है, अभी 10th 12th वालों के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए अधिक से अधिक क्लास को शेयर करने के लिए। और आपको क्लास कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो भी, नहीं समझ में आ रहा है तो भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे प्रति जो जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो होती है उसे हमें और सहज और मजबूत बनाती है। और हमें पता भी चलता है कि हम पढ़ाने में कहाँ कमियाँ कर रहे हैं, तो उस कमियों को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हमें है और आपको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोनों मिलकर काम करते हैं और इस बार यूपी टॉप करते हैं, है ना। चलिए तो क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक को पढ़ रहे थे। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ते समय हमने कई सारी बातें कर ली थी आपसे, और हमने जो हीरो था, उसका मेन हीरो था, उसका हीरो का एंट्री करवा दिया था नेपोलियन का। किसका करवा दिया था भैया? नेपोलियन। आइए आज उसी को कहानी को नेपोलियन से आगे बढ़ाते हैं। जो भी बच्चे डायरेक्ट अगर इस क्लास में आ रहे हैं तो उनको बात नहीं समझ में आएगी, तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में शुरू से यूरोप का राष्ट्रवाद टॉपिक 1st, 2nd, 3rd इस तरीके से देखते हुए आएंगे तो उन्हें सारी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्लास करते हैं, स्टार्ट करें। अब देखो बच्चे, अगर हमने बात करेंगे बेटा, हम कल बात कर रहे थे बच्चे नेपोलियन पे। किसकी बात करें बाबू? नेपोलियन पे। जो नेपोलियन था जरा सा उसके बारे में क्या था भैया? नेपोलियन। तो बाबू नेपोलियन के बारे में हम आपको कई सारी जानकारी दी है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ नेपोलियन का जन्म कब हुआ था बेटा, तो ध्यान देना 15 अगस्त कब हुआ था? 1769 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था ना। अगर जन्म की बात करेंगे बाबू, इसका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 में इसका क्या हुआ था बेटा? 1769 में इसका क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था। किसका हुआ था? नेपोलियन। अब ये किस महाद्वीप में हुआ था बेटा? तो ध्यान देना है, एक क्या नाम था? क्रोएशिया। क्या नाम था बेटा? जिस महाद्वीप का नाम था क्रोएशिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था बाबू, ये चीजें मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से फिर से ले रहा हूँ। क्रोएशिया, क्रोएशिया महाद्वीप में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? क्रोएशिया महाद्वीप हुआ था। अगर इनके पूछा जाए बेटा कि आप इनके माता का नाम बता दीजिए जरा सा। इनके माता क्या नाम था बेटा? इनके पिताजी का नाम क्या था बेटा? अगर माताजी का नाम मैंने बताया था, क्या नाम था बेटा? माताजी का लेटिजिया। क्या था? लेटजिया। लेटजिया इनके माताजी का नाम था बेटा, कार्लोस लेटजिया। और इनके अगर पिताजी का बेटा नाम पूछेंगे क्या था बेटा, तो उनको कार्लो बोनापार्ट। क्या बोलते थे? पिताजी का नाम क्या था बेटा? कार्लो बोनापार्ट। तो कार्लो बोनापार्ट जो थे बेटा, इनके क्या थे? पिता थे। कार्लो बोनापार्ट के क्या थे बेटा? इनके पिता थे, ठीक है ना। अगर बेटा अगली पॉइंट यहाँ से मैं बात करूँ तो भाई ये जानते थे ये लोग 4 भाई और 3 बहन थे ना बेटा। अगर देखा जाए इनके परिवार में 4 भाई एवं 3 बहनें थी। तो 4 भाई 3 बहनें थे बेटा। और आपको बताऊँ कि ये अपनी जो शिक्षा था बेटा, जो नेपोलियन था, अपनी जो शिक्षा था कहाँ से लिया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा कहाँ से लिया था बेटा, ये अगर शिक्षा की बात करेंगे बेटा, ये शिक्षा कहाँ से लिया था, तो ध्यान देना शिक्षा लेने के लिए है स्कूल से ध्यान देना है। जो सैनिक स्कूल था ना बेटा, तो वही सैनिक स्कूल से क्या था? अपना शिक्षा प्राप्त किया था ना। हाँ, सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त किया था। अभी बेटा प्राप्त किया था। अब इसके पहले जो ये नेपोलियन था ना, इसके अंदर लगभग शासक बनने के लगभग हमको गुण विद्यमान थे ना। नेपोलियन के अंदर देखेंगे बच्चे तो नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर शासक बनने का गुण था बेटा। इसके अंदर शासक बनने का क्या था बेटा? गुण था। और जब शासक बनने का गुण था तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? और शासक बनने का गुण था तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बाबू ना, ये शासक बन जाता क्योंकि इसके पास क्या था ना, जैसे इसके पास बहुत बढ़िया था कि भीड़ को नियंत्रित करने की इसमें क्षमता थी।
अब भाई कोई अगर शासक बन रहा है तो उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर होने चाहिए ना, स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जिससे वो शासक बन सके। अगर आपको योद्धा बनना है तो आपके पास हो तलवारबाजी, हर प्रकार की युद्ध लड़ने की रणनीति, ये सब पता होना चाहिए। तो ऐसे में बेटा जो नेपोलियन था ना, जैसे से बेटा अगर हम लोग बात करें, इसे ध्यान देना है, भीड़ को नियंत्रित करना, भीड़ को नियंत्रित करना। इसके अलावा अब अगर आपसे मैं कहूँ तो योजना बनाकर अभियान करना, योजना बनाकर अभियान करना। अब देखिएगा तो इसी तरीके से उसने क्या किया था, इसके पहले ही इसने क्या किया था, योजना बनाकर बेटा कहाँ का अभियान किया था, इटली का अभियान किया था बेटा, मिस्र का किया था, ऑस्ट्रेलिया का किया था, किसका इटली का, मिस्र का और इसके अलावा किसका बेटा, ऑस्ट्रिया का। तो ये यहाँ पे आने से पहले ही ये सभी जगहों पे बेटा इन्होंने क्या किया था, अभियान कर लिया था। अब ऐसे में आप ध्यान समझिए, तो ये तो था थोड़ी सी इसकी परिचय, किसका था भैया, नेपोलियन का। किसका था, नेपोलियन का। अब जरा से यहाँ से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरा यह बात तो सबको समझ आ रही है भाई, ये बात तो सबको समझ आ रही है। अब बाबू इधर देखो ध्यान से, अगर इधर देखो तो बेटा इधर हमारे पास क्या था बेटा, फ्रांस था, क्या था, फ्रांस था ना। अब जो फ्रांस था, तो फ्रांस में आप लोग को पता है अच्छे तरीके से कि फ्रांस में क्या कंडीशन थी बेटा। तो फ्रांस में जानते हो कि आपका लुई 16वां शासक था। कौन था बेटा, लुई 16वां। इधर क्या चल रहा था बेटा, इधर चल रहा था लुई 16वां। जो लुई 16वां शासक था बेटा, लुई 16वां शासक था। तो जानते हो कि इस लुई 16वां शासक को वहाँ की जनता ने क्या किया था, इसे सत्ता पर से उठा के फेंक दिया था। हाँ। अगर देखा जाए तो 1789 की क्रांति में क्या हुआ था, 1789 के क्रांति में लुई 16वां का बेटा क्या हुआ था, सत्ता समाप्त कर फ्रांस में प्रजातंत्र, फ्रांस में बेटा प्रजातंत्र स्थापित हो गया था ना बेटा। अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे तो यही था कि जो फ्रांस में लुई 16वां का शासक था, तो लुई 16वां 1789 क्रांति में से सत्ता पर से उठा के फेंक दिया गया था और उसकी जगह प्रजातंत्र स्थापित हो गई थी। मतलब अब इस समय फ्रांस के पास कोई भी मुखिया नहीं था, फ्रांस के पास कोई ऐसा मुखिया नहीं था जो इसका नेतृत्व कर पाए। अभी जनता ही मिलकर किसी तरीके से शासन प्रशासन कर रही थी। ऐसे में ये जो फ्रांस जो था, ये कौन था, नेपोलियन था। अब नेपोलियन की निगाह कहाँ पड़ी, फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस की सत्ता खाली है, फ्रांस में कोई गद्दी पर बैठने वाला है नहीं और हम भी यह है। अब इन सभी मामले में क्या था, भीड़ को कंट्रोल करना, जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस सब के मामले में क्या था, कुशल था। तो इसने क्या किया, अपना जो अगला अभियान था किधर घुमा दिया, एक तरीके से फ्रांस की तरफ। तो भैया अब यहाँ पे एंटर कौन होता है, तो 1799 में फ्रांस, 1799 में नेपोलियन 1799 में नेपोलियन फ्रांस आता है बेटा। कहाँ आता है, फिर देखेंगे, देखो क्रांति हुई का बेटा हमारे पास है 1789 में, और लगभग 10 के साल के बाद कौन आता है, नेपोलियन आता है। और नेपोलियन कहाँ आता है बेटा, फ्रांस में आता है। अब जैसे फ्रांस में आता है तो 1799 में फ्रांस में क्या होता है बेटा, जैसे ये नेपोलियन यहाँ आता है तो 1799 में क्या होता है कि 1799 में फ्रांस में एक नया संविधान बनाया जाता है, एक नया संविधान बनाया जाता है। और ध्यान देना, यहाँ 3 नए संविधान बनाए जाएंगे बेटा, जो संविधान बनाया जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी ध्यान देना है 3 काउंसिल को दी जाती है ना। तो ध्यान देना है, फ्रांस में 1799 में फ्रांस में एक नया संविधान बनाया जाता है, और इसकी जिम्मेदारी अगर आपसे मैं कहूँ, इसकी जिम्मेदारी
काउंसिल को दिया जाता है, 3 काउंसिल को दिया जाता है। अब बेटा 3 काउंसिल का मतलब क्या, 3 परिषद थी जो इस संविधान से रिलेटेड लेकर क्या करेंगे, फ्रांस के अंदर कानून बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, शासन प्रशासन करेंगे। तो भैया ध्यान देना है 3 काउंसिल बनाई जाती हैं। एक तो था प्रथम था बेटा, प्रथम था, द्वितीय था और कौन था, तृतीय। तो कुल कितने काउंसिल बनाए गए थे बेटा, 3। कौन कौन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो प्रथम था, प्रथम का हेड किसे बनाया गया बेटा, ध्यान देना है, नेपोलियन को। किसे बनाया गया, नेपोलियन को। तो प्रथम का हेड कौन बना बेटा, नेपोलियन बना, नेपोलियन बना। उसके बाद बेटा ये तो नेपोलियन बना, उसके बाद बेटा ध्यान देना कौन बना, केस बेसरी किसका बना, द्वितीय का, केस बेसरी किसका बना बेटा, द्वितीय बना। और तीसरे का कौन बेटा, अगर तीसरे का आपसे पूछा कौन बना, लेब्रोन। कौन बना, लेब्रोन। इन तीनों को एक एक हेड नियुक्त कर दिया गया, किसका, प्रथम, द्वितीय और तृतीय का। अब इन्हीं तीनों लोग क्या करेंगे, इन्हीं तीनों लोग विधि का निर्माण करके इसी माध्यम से शासन प्रशासन क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, फ्रांस के अंदर करेंगे बेटा। पर होता क्या है कि जब नेपोलियन होता है तो ये क्या करता है ना, 1802 में संविधान में संशोधन करता है। 1802 में संविधान में क्या करता है, संशोधन करता है और कहता है कि जो प्रथम काउंसिल के मतलब जो प्रथम काउंसिल है सदैव अपने पद पे बना, जो प्रथम काउंसिल के अध्यक्ष है ना, सदैव अपने पद पे क्या रहेगा, बना रहेगा। तो नेपोलियन के लिए क्या होता है, यहाँ पे 1802 में संविधान में संशोधन करके प्रथम काउंसिल जो था एक तरीके से बेटा उसे क्या कर दिया बेटा, इसने स्थायी कर दिया। प्रथम काउंसिल के सदस्य को क्या किया बेटा, अध्यक्ष को, यहाँ सदस्य नहीं अध्यक्ष को स्थायी कर दिया। इसने क्या कर दिया बेटा, अब ध्यान देना यहाँ से कितनी बड़ी पॉइंट निकल के आ रहा। अब देखो नेपोलियन कैसा रणनीति रच रहा है। 1799 में क्या किया, फ्रांस के काउंसिल में शामिल हुआ और काउंसिल में जब शामिल हुआ तो उसके कुछ सालों के बाद उसने क्या किया, 1802 में संविधान संशोधन करवाया और कहा जो प्रथम काउंसिल है वो सदैव क्या रहेगा, बना रहेगा, स्थायी रहेगा, इसे तोड़ा उड़ा नहीं जा सकता है। और 1804 में फिर एक संविधान में संशोधन करवाएगा और कहा इसमें इसके तहत नेपोलियन को सम्राट क्या किया जाएगा, फ्रांस का सम्राट बना दिया जाएगा। समझ रहे बेटा। इसके बाद 1802 के बाद ध्यान देना है दूसरी संशोधन होगी 1804 संविधान संशोधन के माध्यम से नेपोलियन को सम्राट बना दिया जाता है ना, सम्राट बना दिया। अब देखो बेटा ध्यान समझना, सम्राट बना दिया। अब देखो नेपोलियन को क्या बना था, वहाँ का राजा बनना था, सम्राट बनना था। एक तरीके से देखो तो लुई 16वां पद से खाली होता है तो पद पे कौन आ गया, नेपोलियन आ गया। और नेपोलियन कैसे आया था, 1799 से लेकर 1804 तक में वो हर एक बात जनता का सुना होगा, जिससे जनता का विश्वास हमारे ऊपर क्या हो बने, जनता को जो जो चाहिए था वो क्या होगा, दिया हुआ होगा, तभी तो जनता इसके ऊपर विश्वास जगाया। और जैसे जनता विश्वास जगाया तो इसे कहा दिया गया कि भैया नेपोलियन बहुत बढ़िया आदमी है, इसको क्या बना दो, सम्राट बना दो। और नेपोलियन इसी के तहत क्या बन गया, फ्रांस का सम्राट बन गया। और जैसे ये फ्रांस का सम्राट बना बेटा तो नेपोलियन ने क्या किया, अपने के सदस्य क्या किया, देखो बेटा ध्यान देना, अगर नेपोलियन की बात करें 1799 में इसने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की थी। नेपोलियन ने 1799 में क्या किया, नेपोलियन ने 1799 में फ्रांस में एक नया संविधान बनाया गया जिसका एक काउंसिल का अध्यक्ष बना। एक तरीके से कह सकते हैं राजनीतिक शक्ति का प्राप्त किया 1799 में। और 1804 आते थे ये क्या बन गया था बेटा, सम्राट। क्या बन गया था ये, सम्राट। तो नेपोलियन क्या बन गया, सम्राट बन गया। अब जब नेपोलियन सम्राट बन गया तो नेपोलियन ने क्या लाया बेटा, पूछा जाता है नेपोलियन कोड लाया। नेपोलियन कोड मतलब नेपोलियन द्वारा कुछ नियम कानून लाया गया। क्या किया गया, नियम कानून। और देखा जाता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि नेपोलियन कोड क्या किसे करते हैं या नेपोलियन कोड के तहत क्या काम किए गए। समझे बाबू, यहाँ की बात समझ पाई नहीं है
कि कैसे, देखो हमने यहाँ से ये समझने की कोशिश किया कि कैसे नेपोलियन कहाँ से आया, कहाँ का था, कहाँ का नहीं था, क्या ये था, इसकी क्या सच्चाई थी, और किस तरीके से फ्रांस में एंटर हुआ, हमने ये भी देखा। अब आइए इसके देखते हैं, क्या देखेंगे बेटा, इसने क्या लाया बेटा, नेपोलियन क्या लाया था, 1804 से लेकर 1815 तक शासन करेगा। ध्यान देना बेटा, बात नहीं करेंगे। ये जो नेपोलियन है बाबू, नेपोलियन, ये जो नेपोलियन है बाबू, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान समझिए बेटा। देखिए बाबू, अगर मैं नेपोलियन की बात करूंगा तो इसको अगर कहा जाए तो ये 1799 में राजनीतिक शक्ति प्रदान किया, शक्ति प्राप्त किया। अगर आपसे कहा जाए बेटा तो नेपोलियन क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो 1799 में इसने क्या किया, राजनीतिक शक्ति प्राप्त किया। और वही देखेंगे तो 1804 में क्या बन गया, सम्राट। क्या बन गया, सम्राट। क्योंकि ध्यान दें कि यहाँ से लेकर 1799 में 2 संशोधन हुए थे, एक 1802 में हुआ था, अब एक कब हुआ था बेटा, 1804 में। अब इन दोनों के तहत 1802 में क्या हुआ था, अपने पद को क्या कर लिया था, स्थायी। नेपोलियन ने क्या किया था, अपने पद को क्या कर दिया बेटा, यहाँ पद क्या हो गया था, इसका पद यहाँ क्या होता है बेटा, स्थायी हो गया था, और यहाँ से सम्राट बन गया था। क्या बन गया था, सम्राट। तो अगर मैं कहूँ तो नेपोलियन सम्राट कब बना, तो नेपोलियन सम्राट बना बेटा कब, 1804 में। 1804 में 2 भी स्थायी हुआ था, और सम्राट कब बना था, 1804 में। तो बेटा अगर देखा जाए तो सम्राट कब से कब बना रहा था, तो 1804 से लेकर 1815 तक इसका शासन था बेटा, किसका, नेपोलियन का। तो जब 1804 से लेकर 1815 तक सत्ता पे बैठा, कौन बैठा बेटा, नेपोलियन। तो नेपोलियन जैसे ही बैठा तो उसने क्या किया, नेपोलियन कोड जारी किया। क्या जारी किया इसने, नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड बोलो बेटा, या इसी को एक नाम और जाना जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिविल कोड। क्या बोलते हैं, सिविल कोड। तो बाबू ये ध्यान देना है, आप नेपोलियन कोड कहो या तो आप सिविल कोड कहो, नेपोलियन कोड कहो या तो क्या कहोगे बाबू, सिविल कोड। तो नेपोलियन कोड हो या सिविल कोड हो, दोनों कोडों में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या है, यह एक समान का क्या है, कानून है। क्या बेटा, अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार का क्या बेटा, कानून है। क्या है, एक समान कानून और मानक मापन है। अगर पूछा जाए बेटा ये क्या है, यह एक समान कानून है। क्या बेटा है, अगर आप समझा ये क्या है, एक समान कानून, मतलब जो सभी के ऊपर क्या होगा, एक समान लगेगा। तो भैया इसके अंदर ऐसा कौन कौन सा कानून था जो बेटा आपसे पूछा जाएगा। अगर देखा जाए नेपोलियन जब नेपोलियन कोड लाया, सिविल कोड लाया, तो इसके अंदर कुछ न कुछ कानून लाया होगा ना। तो क्या कानून लाया था बेटा, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके अंदर क्या कानून लाया गया था बेटा, ये ध्यान देना है। इसने क्या किया था, इसके अंदर पहला काम इसने किया था ना, दास्ता और जागीर को खत्म किया था। दास्ता और जागीर, हाँ, दास्ता एवं जागीर को समाप्त किया। अब बेटा देखो, दास्ता का मतलब क्या होता है कि जो लोग जबरदस्ती, कुछ लोग पहले क्या करते थे, लोगों को, व्यक्तियों को अपने घर रख लेते थे और न उनको आने देते थे, न जाने देते थे, बस जबरी काम करवाते थे, खाना बस दे देते थे, कोई पैसा नहीं देते थे। तो उनको बोलते हैं दास्ता। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दास। कि हमने क्या किया, आपको गुलाम अपना बना लिया, अब हमारे यहाँ काम करेंगे बस पेट पर, वो भी मन करेगा तो खाना देंगे, नहीं देंगे। इस तरीके से लोगों को काम करवाते थे। बताओ, इसलिए दास्ता से लोगों को, जागीर मतलब होता था जो जमीन पे कब्जा होता था लोगों का, सामंतों का, इन दोनों से इसने क्या कर दिया, लोगों को मुक्त कर दिया। तो बताओ, अब लोग अब किसी कंट्रोल में भी नहीं है, अब प्लस उनकी जमीन पर वो हक भी मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेपोलियन से खुश होंगे, नहीं होंगे। तो ध्यान देना, इसने दास्ता और जागीर को क्या कर दिया बेटा, समाप्त कर दिया था। और क्या किया था, जन्म के आधार में विशेषाधिकार दे दिया। क्या दे दिया, जन्म के आधार पर बेटा बात नहीं करेंगे, विशेषाधिकार। जन्म के आधार पर क्या कर दिया बेटा, विशेषाधिकार। मतलब अब जब आप जैसे जन्म लेंगे तो जहाँ पे जो भी नियम कानून होगा वो आपको स्वतः मिल जाएगा। जैसे हम भारत में जन्म लेते हैं तो क्या हमको अलग से कोई काम करना पड़ता है क्या, कि हम भी इस देश के नागरिक के बारे में रजिस्ट्रेशन कर दो, हमें पुलिस को फॉर्म भरना है, हम पहले बताएं कि हम भारत के नागरिक हैं। आप जैसे भारत में जन्म लिए
तो आपका वो सारी प्रक्रिया खुद संविधान में जितना भी कानून है भारतीय वो आपके ऊपर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे इसमें जन्म के आधार विशेषाधिकार, अगर आपने फ्रांस में जन्म लिया, आप फ्रांस के निवासी हो गए, अब फ्रांस में जो भी नियम कानून होंगे वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। इसीलिए कहता है आदमी पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन पर वो क्या करता है, संविधान के कानूनों के जंजीरों में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, घिर जाता है। ठीक है ना। तो दूसरा इसने क्या किया, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त किया था बेटा। नागरिकों को ध्यान देना, अगला क्या किया था बेटा, नागरिकों को समान हैसियत प्रदान किया। अब बताओ बच्ची, अगर मैं कहूँ सभी को समान हैसियत प्रदान किया, मतलब सभी नागरिक जो होंगे एक समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए बताओ अच्छी बात है नहीं है, है नहीं है। इसके बाद बेटा क्या किया, मिटा दी थोड़ी कह रहे हैं, संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया। क्या किया, अगर आपसे कहा जाए तो संपत्ति के अधिकार को किसने क्या किया बेटा, तो संपत्ति जिसका जो होगा उस पर उसका अधिकार बना रहेगा। तो संपत्ति पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर दिया बेटा। यातायात और संचार के साधनों को क्या किया बेटा, वितरण किया। यातायात एवं संचार की व्यवस्था की बेटा। अब बताओ लोगों को यही नहीं चाहिए, आम जनमानस जो भी है बेटा उसको क्या चाहिए, यही सब चाहिए। अगर उसको सब मिल रहा है कोई दिक्कत की बात है ये नहीं है। उसके बाद बेटा क्या किया इसने, इसके लिए क्या किया, सामंत व्यवस्था को समाप्त किया। सामंत व्यवस्था जो टैक्स वसूली करते थे, सामंत व्यवस्था को समाप्त। तो बताओ बच्चे कितनी अच्छी बात है। अब यहाँ से लग रहा है कि नेपोलियन वास्तव में फ्रांस के लिए भगवान है कि नहीं है। तो यहाँ तक तो जब तक ये सत्ता में बैठा रहता, सत्ता शुरुआती समय तो ये सब सारी की दिए, उसके बाद इसका भी दशा कुछ वही हो गया, ये भी शोषण करना चालू कर दिया। और जब ये भी शोषण करना चालू हुआ तो होता क्या है, कुछ कहानी यूं घटती है, कहानी कुछ चीज घटती है। क्या होता है बेटा, यहाँ तक तो इसका बढ़िया चलता था शासन 1815 में, पर 1815 के बाद क्या होता है, वाटरलू का युद्ध हो जाता है। क्या होता है, नेपोलियन के साथ ध्यान देना है, 1815 के बाद 1815 के बाद की कहानी अगर देखेंगे तो क्या होता है, पहली बात तो 1815 में वाटरलू का युद्ध क्या होता है बाबू, वाटरलू का युद्ध होता है। और जब वाटरलू का युद्ध होता है ना, तो यहाँ पे जो नेपोलियन था बेटा वो हार जाता है। क्या हो जाता है, वाटरलू के युद्ध में होता है और नेपोलियन हार जाता है। और जब नेपोलियन हार जाता है तो इससे क्या होता है, एक द्वीप था जिसका नाम क्या था जानते हो, सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप था जो अटलांटिक महासागर में था, अटलांटिक महासागर में था, वहीं पर इसे क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। समझ रहे हैं। तो ध्यान देना, 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है और नेपोलियन हार जाता है, जिसे सेंट हेलेना द्वीप जिसको बोलते कहाँ पर था भैया, ये अटलांटिक महासागर में ये द्वीप था बेटा। अटलांटिक महासागर में ये द्वीप था बेटा। तो अटलांटिक महासागर में ये द्वीप था बाबू। अटलांटिक महासागर में बेटा ये क्या था, द्वीप था। तो इस जिसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है और 6 वर्ष के बाद इसकी 1921 में क्या हो जाती है सर, 1821 में। अरे सॉरी अब ये जान लीजिए कि मैं अगर 1900 लिख रहा हूँ उसका मतलब यही है, हम जानते हैं, लेकिन 1821 में मृत्यु हो जाता है। धन्यवाद भाई। अब ध्यान देना, क्या हुआ 1815 जो वाटरलू के युद्ध के बाद वो हार जाता है। वाटरलू के युद्ध में जब वो हारता है इसे उठाकर कहाँ भेज दिया जाता है, सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया जाता है। और सेंट हेलेना द्वीप पर ही वहीं पर 5-6 साल वक्त गुजर करता है और फिर वहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाएगी बेटा, तो ध्यान देना यहाँ से क्वेश्चन और बनता है बेटा। अगर देखा जाए तो यहाँ से ये क्या गया, हार गया।
जब हार गया बच्चे तब होगा क्या? अब हार गया तो एक ही बताओ, अब फ्रांस की गद्दी फिर से खाली हुई नहीं हो गई? अगर देखा जाए तो फ्रांस की गद्दी फिर खाली होगी, क्योंकि फ्रांस की कहानी तो कुछ यूं ही चल रही है ना। अगर फ्रांस की कहानी की बात करेंगे लाला, तो फ्रांस की कहानी तो यही चल रही है। क्या चल रही है फ्रांस में कि जानते हो? सबसे पहले कौन था? लुई 14वां था। लुई 14वां कौन है? लुई 15 है। और लुई 15 के बाद कौन आया? लुई 16वां आया। और लुई 16वां बाद कौन आया बेटा? नेपोलियन आया। अब नेपोलियन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तब अब कौन समाज इसका सत्ता संभालेगा? अब मोदी संभालेगा? मोदी तो मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं भाई, मोदी कहाँ सत्ता संभालेंगे? मोदी तो उस युग में थे भी नहीं। अभी कुछ वर्षों बाद कुछ लोग मोदी के दशकों बाद मोदी का भी हम लोग कॉपी पढ़ेंगे जी। अरे अभी पढ़ रहे हैं मोदी को, करंट अफेयर में आता है ना मोदी का। पुलिस का तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए, वो भी एक चैप्टर बन जाएगा। हाँ तो बनवा देंगे, पक्का बन जाएगा। जिस दिन मेरा बस चला उस दिन मोदी की जीवनी पर एक चैप्टर में खुद ही लिखवा के एनसीईआरटी में लागू करवा दूंगा। कितना संघर्षशील व्यक्ति है ये, किस तरीके से देश को कंट्रोल किया हुआ है, किस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है, समझ रहे हैं ना? किस तरीके से लोगों का भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन युवाओं किस तरीके से युवाओं का शोषण हो रहा है। नौकरी नाम पे बस 400 500 1000 रुपया फीस लगा के चुनाव लड़ो और लड़कों को नौकरी मिल रहा है नहीं। अपना 5-6 करोड़ का टॉपिक खिलाने, अब 5-6 करोड़ का टॉपिक खिलाने के मेलोडी खिलाने के लिए चले जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ, क्या ही बात है, ये क्या कर सकते हैं भाई? और इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं फिलहाल के लिए, कोई बात नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं। अब बताओ फ्रांस की सत्ता क्या हो गई? खाली हो गई ना। अभी क्लास लेती यार, हाँ 8 बजे तक। कहाँ से हम भेजिए? रुको पहले 10 मिनट क्लास ले, फिर फोन कर रहे थे। ठीक है भैया, यहाँ तक की बात समझे नहीं समझे? अब बताओ बेटा, फ्रांस की सत्ता फिर से क्या हो गई है? खाली हो चुकी है। फ्रांस की सत्ता क्या हो गई है? खाली हो गई। अब फ्रांस की सत्ता पर कुछ बैठना है तो उस समय बेटा बताऊँ ना, तो उसी समय एक कन्वेंशन होता है। क्या होता है बेटा? कन्वेंशन। इसी के बाद जैसे 1815 में क्या होता है? वियना की संधि। क्या होती है? वियना की संधि। अब वियना जो संधि होती है तो ध्यान देना, नेपोलियन सत्ता पर से फिर समाप्त हो चुका है। नेपोलियन आया भी, नेपोलियन चला भी गया। सर हारा किसे था? हाँ बता रहे बेटा, यहाँ पे सब बता रहे हैं। इसी युद्ध में बताएंगे। इसमें बहुत सारे जर्मन थे, जर्मन था, इटली था, कई लोग सब इसे क्या किए थे? मिलकर हराए थे बेटा। समझ रहे? इसको हराने वाले जो थे, इससे कई लोग मिलकर बेटा इसको हराए थे ना। पूर्णिया, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये सभी मिलकर से हराए थे बेटा। ठीक हो? यहाँ तक बात बताओ, क्लियर है नहीं क्लियर है? अब बेटा क्या होता है? 18 नेपोलियन तो यहाँ सत्ता से समाप्त हो गया। अब आएगा कौन बेटा? तो होता क्या है, यहीं पर वियना की संधि होती है। क्या होती है? वियना की संधि। वियना की संधि। अब वियना की संधि कब होती है बेटा? 1815 में बेटा। 1815 में किसकी संधि होती है बच्चे? वियना की। अब इस वियना की संधि का अगर देखा जाए अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष था ड्यूक मेटरनिक। कौन था बेटा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर, इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष था ड्यूक मेटरनिक। इसके अगर पूछा जाए बेटा इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे ड्यूक मेटरनिक। अब ड्यूक मेटरनिक जो था ना बेटा, एक प्रकार से अगर देखा जाए ना, तो ये रूढ़िवादी परंपराओं के सोच आधारित व्यक्ति था। इसके अंदर क्या था? जो रूढ़िवादी परंपराएं चली जा रही है, जो पहले की प्रथा चली जा रही है, हमारे लिए वही बेटर है, हमारे लिए वही अच्छा है। मतलब इसका सपोर्ट, ये सपोर्ट किसका करता था? राजशाही का सपोर्ट करता था, राजतंत्र का। गणतंत्र का क्या करता था? ये लोकतंत्र का क्या करता था? विरोध करता था। तो बच्चे ध्यान देना, ये कैसा व्यक्ति था? अगर आपसे मैं कहना चाहूँ, ये ध्यान देना है, रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति था। ये क्या था बेटा? अगर आपसे कहूँ, यह रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति था, जो राजतंत्र को पुनः स्थापित करना चाहता था बेटा। क्या करना चाहता था? स्थापित करना चाहता था। अगर देखा जाए ये पुनः राजतंत्र को स्थापित करना चाहता था बेटा। बताओ ये जो भी निर्णय लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, इसका क्या होगा? मेन उद्देश्य इसका क्या होगा कि राजतंत्र जैसे जो पहले समाप्त हो गया था उसी को फिर से क्या कर दिया जाए? स्थापित कर दिया जाए।
अब ऐसे में देखो बेटा, अगर इसमें देखा जाए कौन कौन थे बेटा, तो आप याद कर सकते हो, किसको याद कर सकते हो, कौन कौन थे, तो ध्यान देना है। इसमें पूर्णिया था, कौन था, ये पूछा जाता है, पूर्णिया, प्रभा, पूर्णिया याद कर लीजिए बेटा। और कौन था, हाँ देखो, हाँ बेटा पूर्णिया था, और कौन था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, और ब्रिटेन था। क्या था, हाँ हाँ रूस था, और कौन था बेटा इसमें, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया था बेटा, ऑस्ट्रिया था। और इसके अलावा कौन था बेटा, ब्रिटेन था। कौन था, ब्रिटेन था। ये लोग इसमें इसके अंदर क्या थे, शामिल थे, किसके अंदर, वियना संधि के अंदर। अब बेटा ध्यान देना, अगर देखा जाए ना, ये सभी भी देखोगे तो जो ये था, रूस था, ये कैसा था बेटा, रूढ़िवादी देश था। कैसा था बेटा ये, रूढ़ी। अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए बेटा ये कैसा देश था, अब इसको लिख सकते हैं, ये सब कैसा देश था, रूढ़िवादी। यहाँ बेटा अगर रूढ़िवादी ऐसे लिख लीजिएगा, गलती लिखा गया है, थोड़ा है आपने। ये कैसा देश था बेटा, रूढ़िवादी। तो ध्यान देना, रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी विचारधारा था, विचारधारा। अब बच्चे होता क्या दरअसल, जब संधि होती है ना, तो ये इनकी सोच क्या थी कि फ्रांस की सीमा पर कई देश, ध्यान देना, बनाया जाए। जो फ्रांस थी तो उस फ्रांस की सीमा पर क्या किया जाए, कई देश को बनाया जाए, कई देश को बनाया जाए। तो ध्यान देना, फ्रांस की सीमा पर कई देश बसाया जाए। अच्छा, ये क्यों बसाना चाहता था बेटा, क्योंकि ये चाहता था ऐसे इसके फ्रांस के चारों तरफ देश, मतलब देश बस जाए जो राजशाही व्यवस्था का मानता हो, मानते हो। और जब जाहिर सी बात, जो फ्रांस के चारों तरफ अगर राजशाही लोग बैठ जाएंगे, इससे क्या होगा बेटा, जब राजशाही लोग बैठ जाएंगे इसका मतलब यही होगा ना कि इसमें कि अगल बगल वाले कोई कुछ कर नहीं पाएगा, अगल बगल वाला कोई कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ होता क्या है, तो फ्रांस की सीमा पर कई देशों को क्या किया जाता है, बसाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है बेटा, इसमें क्या होता है, समझ रहे, यहाँ पर बच्चे सबसे बड़ी फ्रांस की सीमा पर बसाया जाता है। और यही इसी के तहत क्या होता है, बुर्बो जो वंश था बेटा, कौन था वंश, बुर्बो वंश। तो बुर्बो वंश का, बुर्बो वंश के शासक चार्ल्स दसम को फ्रांस की सत्ता पर बैठाया गया। क्या किया गया बेटा, बैठाया गया। अब ध्यान देना, अब एक बात अगर ध्यान समझो बेटा, तो हमने शुरू में देखा लुई 16वां था, तो लुई 16वां बाद कौन है, नेपोलियन आया। अब नेपोलियन जब आया, तो नेपोलियन जब समाप्त हुआ, नेपोलियन 1815 में वाटरलू के युद्ध में हारता है। तो हारने के बाद 1821 के बीच में क्या होती है, वियना संधि होती है। और उस वियना संधि के तहत क्या होता है, मैटरनिक चाह रहा था कि हम क्या करें, रूढ़िवादी परंपराओं को फिर से विराजमान करें, फिर से उसे स्थापित करें, मतलब राजतंत्र फिर से बना रहे और लोकतंत्र भी न आए। तो ऐसे में इसकी रणनीति के कारण, मैटरनिक की रणनीति के कारण तो क्या किया गया, बुर्बो वंश के शासक चार्ल्स प्रथम को क्या किया गया, इस चार्ल्स प्रथम को फिर से सत्ता पर पुनः क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया। मतलब देखो दोबारा फिर शासन किसका आ गया, राजतंत्र फिर से आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात कहूँ बेटा, इसमें क्या हुआ, अगर देखा जाए इसमें जर्मन परिसंघ में कोई बदलाव नहीं हुआ और उदारवादी सोचों का क्या हुआ, हार हो गया। जो उदारवादी मतलब क्या हुआ, जो नए विचारधारा वाले थे, जो चाहते थे लोकतंत्र हो, लोकतंत्र का यहाँ क्या हुआ, हार हुआ, यही ना। और राजतंत्र की क्या हुई, जीत हुई। अगर देखा जाए इसके तहत बेटा क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो ध्यान देना है, राजतंत्र की विजय एवं उदारवाद सोच की हार। अगर आप देखेंगे यहाँ से क्या हुआ था, राजतंत्र की विजय एवं उदारवाद सोच की हार हो गई। उदारवाद जो नए विचारधारा चाहते थे कि लोकतंत्र आए, वो लोकतंत्र का हार होगी नहीं होगी, फिर से क्या बैठ गया यहाँ पे, फिर से अगर देखेंगे तो फिर से राजशाही व्यवस्था आ गई। अब ये देखो, अब फ्रांस की स्थिति मन मस्तिष्क में बेटा क्या चलेगा, अब जरा सा फ्रांस के मन मस्तिष्क में क्या चलेगा। अब आप देख रहे हो, एक बार हमने लुई 16वां को हटाया,
एक बार हमने किसको हटाया? लुईस और हवा को हटाया, तो कौन आया? नेपोलियन आया। कौन आया? नेपोलियन आया। अब नेपोलियन को जब हटाए तो फिर से कौन आ गया? चार्ल्स दशम आ गया। तो लोगों को ये लगा कि यार हम जिसको चुन के सोच रहे हैं ये बढ़िया हमारे लिए होगा, और वहीं कल जाके सत्ता पे बैठ जा रहा है, अब फिर वो भी शोषण करना चालू कर रहा है। अब ऐसे में पूरे फ्रांस के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर क्रांतिकारी युग का जन्म हुआ, और सभी लोगों ने अब ये विचार बनाया कि अब हम खुल के आंदोलन करेंगे। 1831 हाँ, अब हम खुल के आंदोलन करेंगे और हमें पूर्णतः राजतंत्र से मुक्ति लेना है। और इसकी लहर यही फ्रांस के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के अंदर फैली। समझ रहे हो ना? पूरे यूरोप के अंदर फैली। और देखेंगे अंततः 1848 आते आते ये लहर इतनी चरम सीमा पे चलती है कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं। लोग कौन आते हैं? लोग सड़कों पे आते हैं। और अंततः अभी सत्ता पे कौन बैठेगा? अभी चार्ल्स दशम के बाद कौन बैठेगा? लुई फिलिप्स आएगा। हाँ, 1830 में लुई फिलिप्स आएगा। देख रहे हो ना कैसे उतार चढ़ाव चल रहा है ना? ये इतिहास है। पर इसको अगर सोचिएगा, जो लड़का डायरेक्ट इस क्लास में आया होगा तो उसको मेरी सारी बातें बकवास लगती होगी, पर हाँ जो शुरू से पढ़ रहा होगा, पहला क्लास, दूसरा क्लास, हाँ छोड़ दो। ये भी अपने आप में एक रॉकेट है। चलिए, तो देखो बच्चे, अगर जो शुरू क्लास लिया होगा तो उसको हर एक बात बेहतर ढंग से समझ आए। शुरुआत की क्लास हो सकता है आपने पहला क्लास जब लिया होगा तो लगता होगा सर जी क्या ही पढ़ा रहे हैं। अब धीरे धीरे अब इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बेहतर होती चली जा रही है। और हमको ये भी लग रहा है कि आप पूरी कहानी समझ भी रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कनेक्ट करते हुए चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कहीं से ये उड़ के आ गया। आप बस एक के बाद एक दूसरा सीक्वेंस क्या हो रहा है आपको जुड़ते हुए चला जा रहा है। और जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो पूरी कहानी आपके दिमाग में चलेगी। अब दिमाग में भी लास्ट में फ्लो चार्ट बनाऊंगा आपको, मैं एकदम शॉर्ट पढ़ूंगा एकदम एक पेज में पूरी यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय का। अब देखेंगे बस उसको पढ़ते चले जाइए, आपका सारा रिवीजन होता चला जाएगा। लास्ट में फ्लो चार्ट देंगे, बने रहेगा अंतिम तक। चलिए, अब बेटा इसके बाद क्या होती है तो भैया जानते हो कि यूरोप में घटना क्या घटी। अब देख लो कि बार बार क्रांति, लोग सत्ता पे आ रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे बेटा यूरोप में क्रांतिकारी युग का क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ बेटा? तो कहाँ सकता है पीहू? ये पीहू, अरे हम पढ़ा रहे हैं यार, यूट्यूब पर हैं। चलो तो हेडिंग बनाएंगे सभी प्यारे मेरे भाई। अगला हेडिंग क्या बनाएंगे? यूरोप में क्रांतिकारी युग। अब देखिए बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी की जब बुक खोलेंगे ना, ये जितनी मैं यहाँ हेडिंग बना रहा हूँ वही हेडिंग आपके एनसीईआरटी में भी है। यूरोप में क्रांतिकारी का युग। अब देखिए बेटा इसमें क्या हुआ, जो यूरोप सरकार के कई निर्णयों के कारण, कई निर्णयों जब देखो यूरोप सरकार थी जो भी निर्णय ले रही थी, जाहिर सी बात की राजशाही व्यवस्था था, और जो भी निर्णय ले रही थी तो वहाँ से आम जनमानस का क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। अच्छा, शोषण हो रहा था तो यही उसमें से कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे इसका विद्रोह करना चालू किए, और यही विद्रोह करना ही क्या कहलाता है? क्रांतिकारी युग। समझ रहे हैं ना? यही क्या कहलाएगा बेटा? क्रांतिकारी युग। यूरोप सरकार के निर्णय से समाज के कई वर्ग के लोगों ने इसका विरोध करना प्रारंभ किया एवं अंदर ही अंदर खुफिया मतलब चोरी तरीके से बेटा क्या कहेंगे? खुफिया समाज का निर्माण करना चालू किए। खुफिया समाज का निर्माण प्रारंभ। खुफिया समाज का निर्माण प्रारंभ
मतलब यहाँ क्या हुआ, जब देख रहे हैं यूरोप सरकार के निर्णय से समाज के कई वर्ग क्या हो रहे थे, क्या कर रहे थे, इसका विरोध करना चालू किए। और जब विरोध करना चालू किए तो इसके सरकार के छुप छुप कर कुछ धीरे धीरे कुछ नई नई सोसाइटी, कुछ नए नए लोग ग्रुप बनाना अपना चालू कर दिए थे। क्यों? हाँ, इसलिए बनाना चालू कर दिए थे बेटा, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम लोग ग्रुप बनाएंगे, जब साथ में आएंगे तभी तो सरकार हमारी बात, सरकार का दबाव बनेगा। जैसे अभी यूपी लेखपाल का पेपर को लेकर हम लोगों ने दबाव बनाने के लिए लखनऊ में क्या किया, इको पार्क में आंदोलन किया शांतिपूर्ण ढंग से, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि भैया जब अधिक से अधिक लोग रहोगे तभी तो बात हमारी सुनी जाएगी ना। अकेले रहोगे तुम्हारी बात कौन सुनेगा। हमें लोग पढ़ लिख कर यहाँ से पढ़ाया जाता है तो हर व्यक्ति, जब लड़का से इंटरव्यू लिया जाता है, आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, तो कहेगा मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को आगे लेना चाहता हूँ, समाज को से मुख्य धारा ढूंढना चाहता हूँ। अब जैसे ही वो IAS बनता है, फिर उसी समाज के व्यक्ति से उसे मिलने के लिए, वो व्यक्ति को मिलने के लिए IAS साहब के पास क्या होता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, वो भी मिल नहीं पाता है। वही अपने आप को फिर भगवान समझने लगते हैं, जो शुरुआत में कहते हैं हम समाज की सेवा करेंगे। तो फिर ऐसे भी अगर ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे हमारे देश के अंदर, ऐसे समाज सेवी रहेंगे, तो भैया तो इससे क्या होगा, शोषण होना तय ही है। ठीक है ना जी। चले, तो बेटा यहाँ के तहत क्या होता है, जब ये होता है तो धीरे से एक क्या होती है, एक सोसाइटी की स्थापना होती है। क्या होती है? जिसका नाम था क्या, सीक्रेट सोसाइटी। क्या था? सीक्रेट सोसाइटी। सोसाइटी। अब बेटा आपसे अगर मैं कहूँ अभी सीक्रेट सोसाइटी क्या है, बाबू ये सीक्रेट सोसाइटी क्या है, तो ध्यान देना है, ये सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनाई गई, तो यहाँ से इसका कुल मिला के था राजशाही के विरोध करना और लोकतंत्र का समर्थन करना। समझ रहे हो ना। अगर देखा जाए इसका उद्देश्य बाबू क्या था, इस सीक्रेट सोसाइटी की जो स्थापना हुई खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, खुफिया लोगों के माध्यम से, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा, इसका उद्देश्य यही था, क्या था, राजशाही को समाप्त करना एवं लोकतंत्र को स्थापित करना। क्या था बेटा, तो ध्यान देना है, राजशाही को समाप्त करना और लोकतंत्र को बेटा स्थापित करना। आज में बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से लोग भी कहाँ कहाँ ये प्रारंभ हो गया था बेटा, तो यह आंदोलन ध्यान देना है, यह बेटा सबसे पहले तो फ्रांस में तो चल रहा है, ये तो फ्रांस में चल रहा है कि बेटा कहाँ, यह जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फ्रांस हो गया बेटा, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, हाँ स्विट्जरलैंड में प्रारंभ हो गया था। मतलब सोचिएगा यहाँ पर लोग भले से विरोध करने वाले हैं, पर यहाँ पे चोरी ये सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना हो गई थी कि हर जगह से अगर थोड़ा लोग विद्रोह करेंगे, दबाव डालेंगे, तो उसका दबाव ज्यादा बढ़ेगा। किसके ऊपर? यूरोप सरकार के ऊपर। तो लगभग ये पहले तो ये फ्रांस में स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई? फ्रांस में। जब पर लोग फ्रांस को तो और लोग भी तो देख रहे थे, क्योंकि विचारकों की भूमिका, पत्रिका तो सभी जगह वितरण हो ही रही थी कि फ्रांस की क्या हालात है। तो जहाँ पे राजशाही व्यवस्था था, तो वहाँ के लोग भी इस बात को समझ रहे थे, आज नहीं कल हम लोग का भी शोषण होने वाला है। तो धीरे धीरे इस सीक्रेट सोसाइटी में लोग क्या हुए, जुड़ना चालू हुए। अब अपने अपने क्या भी छोटे छोटे स्तरों पे सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना करके सरकार का विरोध करना चालू कर दिए, जैसे कांग्रेस जनता पार्टी है प्रेजेंट टाइम में। तो ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया बेटा, विरोध करना चालू किया। और सबसे बड़ी बात बेटा यहाँ पे एक बेटा यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इटालियन ध्यान देना बेटा, एक व्यक्ति है इसका इटालियन क्रांतिकारी, मात्र 24 वर्ष था, उम्र का था। हाँ बेटा, इटालियन क्रांतिकारी जिसका नाम था, क्या नाम था, जिउसेप्पे मैसेनी ना बेटा, जिउसेप्पे, इसका नाम भी इतना खतरनाक होता है भाई, क्या करेंगे। मैसेनी भी इसका हिस्सा था। अब सोचो, अब सीक्रेट सोसाइटी में कौन जुड़ गया था, ये क्रांतिकारी कौन, जिउसेप मैसेनी। और जिउसेप मैसेनी जो था ना, ये बहुत ही खतरनाक क्रांतिकारी था, इसके अंदर बोलने की बड़ी लाजवाब कला थी। अब मात्र 24 वर्ष का था, एकदम समझ लीजिए ना, सरकार के इटली की सरकार को नकल कस दिया था, इटली सरकार में इसका नकल कस दिया था, इतना खतरनाक था ये। और इसने ही क्या किया था, पूछा जाता है जो जिउसेप मैसेनी था, इसने क्या किया था, 2
संगठन की स्थापना हाँ, की थी, यंग यंग इटली, और क्या था, यंग यूरोप का। यूरोप का। समझ रहे हैं ना? हाँ। चलिए तो थोड़ी सी बात हम लोग किस पे करेंगे, ज्यूसेफ मैसेनी के बारे में। बताइए, बात समझ आ रहा है ना? हाँ सर। किसका हिस्सा है बना? अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ज्यूसेफ मैसेनी के बारे में। अब ये सब देखो धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरे यूरोप के अंदर जहां जहां राजशाही होगा, अब उसके ऊपर दबाव डालेंगे कि राजशाही समाप्त करो, लोकतंत्र को लाओ, राजशाही समाप्त करो, लोकतंत्र को लाओ। अब ऐसे ऐसे ये जोर बड़ी तेज पकड़ेगा, जहिया जोर बहुत तेज पकड़ा तो ये राजशाही को उखाड़ के फेंकेंगे। अब क्या करेंगे, लोकतंत्र को स्थापित कर देंगे। ठीक है ना? चलिए यहाँ से आगे बढ़े। बिल्कुल, नोट्स बनाते चलिए बाबू, और एकदम बेहतर ढंग से समझते चलिए। ठीक है ना? नोट्स बनाते रहिए, बेहतर ढंग से समझते रहिए बाबू। ठीक है? हेलो, अरे यूट्यूब पे यार क्लास लेते हैं अभी, कैसे यूट्यूब भेज, हम के छोड़ के भेज सकते हैं तुरंत? हाँ, बस यहाँ से खाली होती तो तुरंत भेज सकते। 10 मिनट रोक लगे, 10 मिनट में खाली होती, क्लास पहले बंद गई थी। चले बेटा, चले आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े सर। चलिए अब डालेंगे बेटा किसको आप लोग, अब हेडिंग बनाएंगे बेटा, किसको बनाएंगे, ज्यूसेफ मैसेनी को ना। राष्ट्रवादी। हाँ, ज्यूसेफ क्या भाई, मैसेनी। अब बेटा ध्यान देना, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं ज्यूसेफ मैसेनी। तो पहली बात बेटा, ये क्वेश्चन नहीं बन जाता है, इसका जन्म कब हुआ था बेटा, बात नहीं करेंगे बेटा, इसका जन्म कब हुआ था, जन्म 1807 में इसका बेटा क्या होता है, 1807 में इसका क्या होता है बच्चे, जन्म होता है। कहाँ होता है, जेनोवा में। कहाँ होता है जन्म इसका बेटा, बहुत सही, अच्छी बात है, आपको ऐसे याद रहे, जेनोवा। तो जेनोवा में इसका क्या होता है बेटा, इस जन्म होता है, किसका होता है, इसका। और ये ध्यान देना, मात्र 24 वर्ष में, ध्यान देना, लुंगारिया में क्रांति करने के लिए इसे ध्यान देना 1821 में देश से निकाल दिया गया था। इसने क्या किया था, 24 वर्ष में जब था ना, तो लुंगारिया में क्रांति किया था, और वहाँ इतना आतंक मचा दिया था, वहाँ इतना ज्यादा क्रांति आतंक मचा दिया था। क्या हुआ भाई, क्या कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर यही पूछ रहे थे क्या लिखा है, ज्यूसेफ मैसेनी। वही तो पता है, तो कोई बात नहीं, ये तो बाद में बता सकते हैं ना, ठीक है ना। अब ऐसे अगर मतलब जिस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, अगर उसको पूछोगे तो थोड़ी सी तकलीफें हमारे लिए बढ़ जाएंगी ना। कृपया इस बात का ध्यान दें कि क्लास की गरिमा को बनाए रखें। गरिमा दीदी नहीं आते, गरिमा दीदी जाओ लेके चले आओ, चलो चलो। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, ध्यान देना, इसको हुआ क्या था, ये 24 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में इसने क्या किया था, लिगुआरिया में, लिगू क्या नाम था इसका पूरा, लिगुरिया में क्रांति करने के कारण इसे क्या किया था बेटा, इसे ध्यान देना, देश से निकाल दिया गया था ना, देश से निकाल दिया था। अब सोचो, इसको जिसको देश से निकाल दिया ना, खतरनाक क्रांति था। अब ये अब किसमें शामिल हो गया था, सेक्रेट सोसाइटी में। तो बताओ कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि नहीं बनेगा। समझ लो, जिसको देश निकाला गया कि भैया तुम वहीं रहो, नहीं तुम रहोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ऐसे गांधी जी जब ज़्यादा आतंक मचाते थे तो उनको उठा के कहाँ डाल दिया जाता था, जेल में, जहाँ अंदर रहो थोड़ा कम आतंक रहे, उठा के अंग्रेज तुरंत उन्हें अंदर डलवा देंगे। अभी पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, यूरोप में राष्ट्रवाद, अरे भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें गांधी जी की विचारधारा पूरी पढ़ेंगे। जब गांधी जी बाहर रहेंगे, अंग्रेज परेशान रहेंगे, और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी तो अंग्रेज किसी न किसी बहाने से गांधी जी को उठाएंगे, जेल में डाल देंगे। और जब तक गांधी जी जेल में रहेंगे तो वो लोग शांति से रहते थे। तो ये कुछ न कुछ करता रहता था ना। ऐसे सबसे बेटा अगर क्वेश्चन रहे, इसने भूमिगत संगठन का क्या किया था बेटा, निर्माण, भूमिगत संगठन का निर्माण। और जो भूमिगत संगठन निर्माण किया था बेटा, इसमें 2 लोग थे। कौन थे, 2 लोग। एक कौन थे बेटा, इसका नाम था मार्सेई,
और दूसरे का बेटा जो नाम था क्या था, बर्ने, क्या था, बर्ने। तब मार्सेई में ध्यान देना, मार्सेई और जो बर्ने था, तब मार्सेई में ध्यान देना, मार्सेई ने क्या किया था, यंग इटली, किसकी स्थापना, यंग इटली। और इसने किसका किया था बेटा, यूरोप इटली, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से, सॉरी, यंग इटली और यंग यूरोप, यंग यूरोप की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मार्सेई, और यंग यूरोप की किसने की थी, बर्ने। पर किसके अधिष्ठान की गई थी, जोसेफ मैसेनी के अधिष्ठान था। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसने क्या किया बेटा, अगर देखा जाए अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात है, इसने किया क्या बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में, यह राजतंत्र का भरपूर विरोध किया, विरोध किया। इसने इतना भरपूर विरोध किया कि आपको बताऊं कि रूढ़िवादियों में भय बढ़ गया, इतना विरोध किया। जब यह राजतंत्र का भरपूर विरोध किया और जिससे रूढ़िवादियों में भय बैठ गया। क्या बैठ गया बेटा, भय बैठ गया। और मैटरनिक ने कहा ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, समझ लो। मैटरनिक ने कहा ये हमारे समाज से सबसे बड़ा, व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जोसेफ मैसेनी है, समझ लो। मैटरनिक जो अध्यक्ष था किसका, वियना कन्वेंशन का, समझ लीजिए, बैठ गया। और मैटरनिक ने कहा यह हमारे समाज व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है भैया। मतलब सोचिए, दुश्मन है। इतना विरोध कर रहा था कि यहाँ से मैटरनिक में क्या हुआ था, मैटरनिक की भी हवा निकल गई थी अब्राहम में, समझ रहे हैं ना। इसके बाद क्या होता है बेटा, तीसरी बात क्या होती है, जुलाई क्रांति होती है 1830 में। और इसी जुलाई क्रांति के जब 1830 में जुलाई क्रांति होती है तो फ्रांस में बहुत सारा उथल पुथल मच चुका था ना। तो उदारवादी क्रांतियों में ध्यान देना, बुर्बो राजवंश के जो चार्ल्स दशम को क्या किया था, और जब इससे क्या हुई, देखो ये सबसे क्या हो रहा है, फ्रांस के ऊपर दबाव बना नहीं बना है। अब जैसे भाई देखो मैटरनिक आ गया, जुड़ गया, अरे वो सॉरी जोसेफ मैसेनी आ गया, और ऐसे सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लगा। अच्छा दबाव बढ़ने लगा तो वहाँ की जनता एकदम बड़ी उथल पुथल मचा दी। और जब उथल पुथल मचाई तो जो चार्ल्स दशम सत्ता पे बैठा हुआ था उसने क्या किया, उसे उखाड़ के वहाँ से फेंक दिया गया। किसको, चार्ल्स दशम को। बुर्बो वहाँ से फिर से समाप्त हो गया और उसके स्थान में फिर किसको बैठा गया, लुई फिलिप्स को, ठीक है ना, लुई फिलिप्स को। तो चलिएगा इसके आगे की कहानी को बेटा हम लोग अगले क्लास में बेटा कंप्लीट करेंगे ना। थोड़े से कुछ काम करना है तो आज मैं आपको फ्रांस की क्रांति आज़ादी दिलवा देता, पर कोई बात नहीं, कल फ्रांस की आज़ादी भी लेंगे और कल की क्लास में लगभग हम सारी बातों को क्या करेंगे, खत्म भी करेंगे। कल थोड़ा सा लंबा क्लास लेंगे और कल की क्लास में ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं रखते हैं। अब आप लोग अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिए, मस्त से तैयारी करिए, ठीक है।